मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा पढ़ रहे हैं हम राजस्थान में भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। भूमि सुधारों का स्थान संस्थागत सुधारों के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा भूमि संबंधों में परिवर्तन किया जाता है, जिससे भूस्वामी, काश्तकार व सरकार के भूधारण अधिकारों में परिवर्तन होता है। भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्न सुधार शामिल किए जाते हैं: मध्यम वर्ग या बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार जैसे काश्तकारों के लगान में कमी, भूधारण की सुरक्षा, उनको भूमि का मालिक बनने के अधिकार देना, चकबंदी, सहकारी कृषि भूमि पर सीमा निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण आदि। इन कार्यक्रमों को लागू करने के बाद भूमि व्यवस्था अधिक कार्यकुशल, अधिक उत्पादक व न्यायसंगत बनती है। इसलिए यह माना जाता है कि भूमि सुधारों से उत्पादन बढ़ता है, सामाजिक न्याय व समानता की दिशा में प्रगति होती है एवं निर्धनता उन्मूलन में सहायता मिलती है। भूमि सुधारों के बाद कृषि में तकनीकी परिवर्तन की प्रगति तेज हो सकती है तथा इनके अभाव में तकनीकी परिवर्तन भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। अतः कृषिगत विकास में भूमि सुधारों की भूमिका सर्वोपरि मानी गई है। इनमें कार्यकुशलता व न्याय दोनों दृष्टियों से उचित माना गया है। बात कर रहे हैं राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण प्रणालियाँ। जागीरदारी प्रथा। मार्च 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय राज्य के बड़े क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली के अधिकार जागीरदारों को मिले हुए थे। जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग 60% भाग में फैली हुई थी। जागीरदार भूमि को जोतने वाले व राज्य के बीच उसी प्रकार से मध्यस्थ होता था जैसे पार्ट ए राज्य में जमींदार हुआ करता था। काश्तकार के लिए जो जागीरदार भूमि के स्वामी के रूप में आचरण करता था, जागीरदार राज्य को जो भेंट देता था उसका उस लगान से कोई सीधा संबंध नहीं होता था जो वह काश्तकारों से वसूल किया करता था। जागीरदार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले भुगतान सैकड़ों वर्ष पूर्व जागीरें मिलने के समय जागीर की अनुमानित आमदनी पर आधारित होते थे, लेकिन कालांतर में जागीरों की वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई गुना हो गई थी। फिर भी भेंट राशि जागीर प्राप्ति होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनी रही। अधिकांश जागीर क्षेत्रों में जहां बंदोबस्त नहीं हुआ था, जागीरदार उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया करते थे। यह 1/2 से 1/8 तक पाया गया था। युद्ध के कारण कृषिगत उपज के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊंचे लगानों का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अंश लगान के रूप में भरने को तैयार नहीं थे। जागीर क्षेत्र के अधिकांश काश्तकारों को भूधारण की सुरक्षा निर्धारण, लगान व उचित लगान आदि की कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से ज़्यादातर काश्तकार स्वैच्छिक काश्तकार हुआ करते थे, जिन्हें भूस्वामी अपनी इच्छा से कभी भी भूमि से बेदखल कर सकते थे और भूमि के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ऊंचे लगान व कृषि में गिरावट की दशाएं उत्पन्न हो गई थी। बहुत वर्ष पूर्व डॉक्टर दल सिंह ने जागीर की कुल लाल बागों तथा उपकरों की एक सूची तैयार की थी। उसमें 29 तरह की लाल बागों में से 4 भूमि व पशुधन पर आधारित थी, 3 स्पष्टतः अनिवार्य या जबरन श्रम से संबंधित थी तथा शेष 22 सामाजिक शोषण पर आधारित थी। एवं इनमें कई तरह की लाग बागें शामिल थी, जैसे माता जी की भेंट, बाई जी का हाथ खर्च व ये जन्म से मृत्यु तथा त्योहार व उत्सव आदि सभी अवसरों से जुड़ी रही, जिनमें जागीरदार या स्वयं कृषक भाग लेते रहे। दूसरा, जमींदारी व पेशवेदारी प्रथा। बिचौलियों की दूसरी प्रथा में जमींदार या पेशवेदार हुआ करते थे। यह 4870 गांव में फैली हुई थी, जिसमें 8 जिले शामिल थे। इनमें मुख्यतः अलवर, भरतपुर, गंगानगर व कोटा जिले शामिल थे। रैयतवाड़ी था। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी के मुताबिक वस्तु रूप में या नगद लगान लेने को स्वतंत्र था।
और वह उप काश्तकार को अपनी इच्छानुसार बेदखल कर सकता था। राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में काश्तकारी कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में जैसलमेर, शाहपुरा व किशनगढ़ राज्यों को छोड़कर शेष में काश्तकारी कानून हुआ करते थे, लेकिन वे ज़्यादातर प्रथाओं पर आधारित होते थे। उस समय काश्तकारों की श्रेणियां व उनके अधिकारों के संबंध में काफ़ी अंतर पाए जाते थे। एक ही राज्य में खालसा क्षेत्र में काश्तकारों के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्तकारों से भिन्न हुआ करते थे। अधिकांश क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण व बंदोबस्त नहीं हुए तथा भूमि के रिकॉर्ड नहीं बना पाए थे। इस प्रकार मार्च 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण की प्रणालियां किसान के शोषण पर आधारित थी। अब हम जागीरदारी प्रथा व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का बारे में बात कर रहे हैं। जागीरदारी प्रथा का अंत। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि राजस्थान बनने के समय राज्य के 60% भाग पर जागीर प्रथा कायम थी, जो लगभग 17,000 गाँव में फैली हुई थी। यह जोधपुर राज्य के 82% क्षेत्र और जयपुर राज्य के 65% क्षेत्र में फैली हुई थी। जागीरदार एक मध्यस्थ व्यक्ति होता था जो काश्तकार से कुल उपज का एक बड़ा भाग लेता था और बेगार व लाल बाग ऊपर से लिया करता था। जागीर क्षेत्रों में बेदखल का बोलबाला था। जागीरदार भूमि का क्रय विक्रय तो नहीं करते थे, लेकिन दीवानी और फौजदारी अधिकारों व अपने राजनीतिक प्रभाव व प्रभुत्व के कारण वे प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। उनके द्वारा ली जाने वाली कई प्रकार की लाल बागों का संकेत पहले दिया जा चुका है। राज्य विधानसभा ने राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 पास किया। सर्वप्रथम जून 1954 में सीकर व खेतड़ी की सबसे बड़ी जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया। कुछ छोटे जागीरदारों ने स्टे ऑर्डर लाकर लगभग 2 वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया। तत्पश्चात स्वर्गीय श्री नेहरू व स्वर्गीय श्री गोविंद बल्लभ पटेल के प्रयत्नों से फैसला किया गया और जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए दरें निर्धारित की गई। मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय का 7 गुना रखा गया। यह 2.5% वार्षिक ब्याज पर 15 समान किस्तों में चुकाना निश्चित किया गया। जिन जागीरदारों की कुल आय 5,000 रुपये से अधिक नहीं थी, उनको विशुद्ध आय के 5 से 11 गुने का पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया। अन्य जागीरदारों को विशुद्ध आय के दुगुने से 4 गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निर्णय किया गया। धार्मिक जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से प्रारंभ हुआ। नवंबर 1959 से 5,000 रुपये से ऊपर की आय वाली ऐसी जागीरों और अगस्त 1960 से 1,000 रुपये से ऊपर तक की आय की जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया। अतः राज्य में धार्मिक व गैर धार्मिक सभी जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य संपन्न किया गया। पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 1971 तक लगभग 51.3 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसमें मुआवजा व पुनर्वास अनुदान, इन पर ब्याज, स्थायी वार्षिक जागीर स्थापना, पेंशन की राशियां शामिल हैं। इनके अतिरिक्त राज्य को कुछ भी करना पड़ा। जागीर अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए। जागीरदारी व विस्वेदारी प्रथा का अंत। राजस्थान जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवंबर 1959 से लागू किया गया। यह प्रथा राज्य के लगभग 5,000 गांवों में फैली हुई थी। जमींदार व विस्वेदार भी किसानों का आर्थिक शोषण किया करते थे। राजस्थान जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवंबर 1959 से लागू किया गया था। जमींदारों व विस्वेदारों को खुद काश्त में भूमि प्रदान की गई थी। मुआवजे की राशि शुद्ध आय का 7 गुना निर्धारित की गई थी। इसके अलावा पुनर्वास अनुदान की भी व्यवस्था की गई थी, जो 25 रुपये तक के भू राजस्व पर शुद्ध आय का 20 गुना हो सकती थी और 3500 रुपये से अधिक और वार्षिक भू राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नहीं किया गया था। जमींदार व विस्वेदार के काश्तकार बना दिए गए और उन्हें सरकार को वही लगान देने को कहा गया जो वे जमींदार या विस्वेदार को दिया करते थे, लेकिन अब यह भू राजस्व के दुगने से अधिक नहीं हो सका। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियम में गिना जाता है। इसके
माध्यम से राज्य में भूमि सुधारों की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई। 15 अक्टूबर 1955 से लागू किया गया। इसमें कई बार संशोधन किए गए ताकि ये प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। और इसमें जो मुख्य बातें थी, जो बिंदु थे, वो यहाँ बताए गए हैं कि इसमें केवल 3 प्रकार के काश्तकार रखे गए: खातेदार काश्तकार, खुद काश्त के काश्तकार तथा गैर खातेदार काश्तकार। खातेदार काश्तकारों को बिक्री या भेंट के माध्यम से अपनी भूमि के हस्तांतरण के अधिकार दिए गए, लेकिन यदि कोई खातेदार ऐसे व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि या 90 एकड़ असिंचित भूमि हो, तो उसे सरकार से स्वीकृति लेनी आवश्यक मानी गई। खुद काश्त के काश्तकार या एक उप काश्तकार, जिसे धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार मिलते थे, वह भी सरकार या भूमि बंधक बैंक या सहकारी समिति के कर्ज के लिए भूमि को गिरवी रख सकता था। खातेदारी काश्तकारों को एक साथ 5 वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिए गए। बंदोबस्त के द्वारा काश्तकारों से लगान नगद रूप में निर्धारित किए गए। वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के 1/6 से अधिक नहीं रखी गई। लगान की बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता अथवा भूमि को गैर कानूनी हस्तांतरण करने या उसे गैर कानूनी ढंग से किराए पर दूसरों को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने या शर्त को तोड़ने पर उसे बेदखल किया जा सकता था। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानून माना गया। इसमें काश्तकारों की विभिन्न श्रेणियां रखी गई। इसमें काश्तकारों को अधिकार देने, जोतों के हस्तांतरण व विभाजन, लगान को निश्चित करने और उसको वसूल करने के ढंग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपलब्धियों के बारे में। इस अधिनियम के फलस्वरूप काश्तकारी कानूनों में काफ़ी समानता स्थापित हो सकी। इसने काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों की अवधारणा में क्रांति उत्पन्न कर दी। राजस्थान राज्य को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इसने एक झटके में ही काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार प्रदान कर दिए, जिससे अधिकांश काश्तकारों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। इसमें प्रगति की भावना थी, जिससे राजस्थान को काश्तकारी कानून के संबंध में एक अग्रणी राज्य बना दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले खातेदारी अधिकारों ने काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया। इस अधिनियम की धारा 15 व 19 के अंतर्गत काफ़ी काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भूमि स्वामी के द्वारा की जा सकने वाली गैर कानूनी बेदखली और अन्यायपूर्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा की। जब तक काश्तकार लगान देता जाता है, तब तक उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। इन गुणों के बावजूद भी इस नियम में कई प्रकार की जटिलताएं थी, इसलिए समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। इस अधिनियम की धारा 88 के अनुसार एक काश्तकार या उपकाश्तकार अदालत में दावा करके अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और इस मांग के लिए कोई अंतिम अवधि तक तय नहीं की गई। इसमें उत्पन्न अनिश्चितता के कारण निरंतर मुकदमेबाजी होती रहती है, जो उचित नहीं है। आरंभ से लेकर जून 1967 तक धारा 15 के अंतर्गत 2,37,642 काश्तकारों को लगभग 44.5 लाख एकड़ भूमि पर, धारा 19 के अंतर्गत 1,99,505 काश्तकारों को 9.44 लाख एकड़ भूमि पर राज्य के विभिन्न जिलों में खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गई।